हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बायोवेदिक्स में। और इस सीरीज़ में हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे। और आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्टूडेंट्स, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें मैं केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट को डिस्कस करूंगा, उसकी डिटेल दूंगा। और ऐसे ही हम एक एक टॉपिक पकड़ते हुए पूरी एनसीईआरटी को कर जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करते जाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो एनसीईआरटी के साथ आपको स्टिक हो जाना है, चिपक जाना है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप एनसीईआरटी को खोल करके अपने सामने रखिए और आप मैच कीजिए कि यहाँ जो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी की ही है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका एनसीईआरटी का है कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो प्लांट के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने में क्या हम लकी हैं, क्या हम खुशकिस्मत हैं? तो इसके पीछे के लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए, द मायरेट्स ऑफ द फ्लावर, यानी इस दुनिया में इतने सारे फ्लावर हैं और स्टूडेंट उनकी स्केंट है यानी उनकी खुशबू है। और स्टूडेंट जो परफ्यूम उनसे हम एक्सट्रैक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं, और स्टूडेंट जो रिच कलर जो हमें फ्लावर से दिखाई देते हैं या फ्लावर हमें अट्रैक्ट करता है अपने कलर से, तो ये सब हमारे फ़ायदे हैं। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते तो हमें ये फ़ायदे नहीं मिलते। एनसीईआरटी क्या कंटेंट है, आप आगे चलिए और ध्यान से सुनते जाइए। फिर स्टूडेंट, ऑल आर द एड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप बाय द प्लांट इटसेल्फ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को जो जो चाहिए वो प्लांट खुद अपने आप डेवलप करता है। और स्टूडेंट, ये जो डेवलपमेंट है प्लांट की वो केवल हमारे लिए नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि फ्लावर जो है केवल हमारे लिए डेवलप किया गया प्लांट के द्वारा। ये फ्लावर जो है वो प्लांट ने अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने किसी ऑब्जेक्टिव के लिए डेवलप किया था। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट शो द अमेजिंग रेंज ऑफ द एडेप्टेशन एंड is only to ensure formation of the product of sexual reproduction, that is the fruit and seed। तो जितना भी तामझाम इस प्लांट ने डेवलप किया था फ्लावर को बनाने के लिए स्टूडेंट्स, तो वो जो अट्रैक्शन डेवलप किया, वो जो स्केंट, वो जो खुशबू डेवलप की, वो जो वाइड रेंज डेवलप की, हजारों लाखों टाइप के अलग अलग टाइप के फ्लावर बनाए, तो किस लिए था? इट इज़ ओनली इंश्योर, केवल ये इंश्योर करने के लिए था कि फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट बन जाए, यानी फ्रूट और सीड बन जाए। क्योंकि फ्रूट और सीड ही जो है वो अगली जनरेशन को फिर आगे डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आगे बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैरी आउट होता है। तो पहली बात कि फ्लावर्स आर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के फैसिनेटिंग ऑर्गन है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है। और स्टूडेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं ऑल्सो हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर, यानी ह्यूमन बींग्स भी फ्लावर के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं। यानी जो फ्लावर्स हैं वो यूज़ होते हैं एज ए सिंबल ऑफ कन्वेइंग द ह्यूमन फीलिंग्स लाइक सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एक्सेट्रा, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। तो यानी फ्लावर का ह्यूमन बींग से लेना देना एक इंटीमेट रिलेशनशिप के तहत है। हम लोग इन फ्लावर से बड़ी गहराई से जुड़े हैं।
फिर आगे बात करें, एक और टर्म दी है स्टूडेंट आपकी एनसीईआरटी में, फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर इज़ नथिंग, इट इज़ द कल्चरिंग ऑफ द फ्लावर, यानी फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में पूछी गई है। फिर स्टूडेंट आगे बात करें, इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर और दिस फिगर विल हेल्प यू टू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। जब हम पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर स्टेमन दिखाई दे रहे होंगे, फिर मेल और फीमेल ऑर्गन में स्टेमन है, फिर स्टिग्मा है, फिर नीचे ओवरी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिर ये नीचे ग्रीन कलर के ये सेपल्स हैं, ये कलरफुल जो स्ट्रक्चर हैं ये पेटल्स हैं। तो ये हमने 11th में खूब पढ़ा था कि फ्लावर कैसा होता है, तो फ्लावर ऐसा होता है। अब आगे बात करें कि टू पार्ट्स इन अ फ्लावर विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। यानी जो एंड्रोशियम है स्टूडेंट वो मेल पोर्शन के लिए मेल पोर्शन है रिप्रोडक्शन का, और जो गायनोशियम है वो फीमेल पोर्शन है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। अब अगर अगले हेडिंग की बात करें, प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, यानी किसी प्लांट पर फ्लावर के लगने से पहले या उगने से पहले सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड इन द प्लांट। यानी प्लांट में कई सारे चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जो हैं स्टूडेंट्स लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। यानी फ्लोरल प्राइमोडियम इज नथिंग, इट इज़ अ एक्सिस ओवर विच द फ्लावर इज गोइंग टू ओरिजिनेट। तो ये क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम है, और इसके ऊपर जो अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर हैं ये डेवलप होंगे। तो सवाल क्या है कि ये फ्लोरल प्राइमोडियम क्यों बना? क्योंकि सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे प्लांट के भीतर। क्यों हुए थे प्लांट के भीतर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस? क्योंकि प्लांट को फ्लावर डेवलप करना था। और स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई द प्लांट नीड टू डेवलप द फ्लावर, पौधे को क्यों ज़रूरत पड़ी फ्लावर को डेवलप करने की? तब आप जवाब देंगे क्योंकि प्लांट जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना चाहता था, इसलिए उसने फ्लावर डेवलप किया। अब आगे बात करें कि अगर हम फ्लावर डेवलप होता है किसी प्लांट में, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होगा, और उस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल बड जो है, फ्लोरल पार्ट नहीं, फ्लोरल बड है, यहाँ पर बड आएगा, तो जो फ्लोरल बड्स हैं वो डेवलप होंगी। और फिर ये जो फ्लोरल बड हैं स्टूडेंट, ये फ्लोरल बड जो हैं फिर फर्दर फ्लावर को फॉर्म करेंगे, फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम डिफ्रेंशिएटेड हैं, और एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल, एंड्रोशियम में एक गुच्छा है, ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनोशियम रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमारी पहले ही बात हो गई। अब हमें आज के लेक्चर में मेल पार्ट को स्टडी करना है लास्ट तक। तो स्टूडेंट, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, इनकी बात करेंगे। तो टू पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन and stamen, the long and cylinder is stalk। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये स्टॉक है, लॉन्ग है, सिलेंडर है, और इसे फिलामेंट कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और द टर्मिनल रिलेटिवली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम एंथर, ANTHER। तो आप ध्यान रखिएगा, एंथर ऊपर वाला शॉर्ट स्ट्रक्चर है बाइलोब, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो है फिलामेंट।
तो आगे बात करें स्टूडेंट्स कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, यानी फिलामेंट का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है प्रॉक्सिमल एंड, ये अटैच रहता है थैलेमस ऑफ द फ्लावर या पेटल ऑफ द फ्लावर से। तो वो डिपेंड करेगा कि फ्लावर टू फ्लावर वेरी करेगा, लेकिन आपको समझना है कि जो एंथर है उसका जो निचला पार्ट है वो कहाँ से अटैच था, वो या तो थैलेमस से अटैच था स्टूडेंट्स या फिर पेटल से अटैच था, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे स्टूडेंट हम बढ़ें तो नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन, यानी इस फिलामेंट की लंबाई कितनी होगी वो डिपेंड करेगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, फ्लावर टू फ्लावर। और अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर है स्टूडेंट्स वो हमेशा बाइलोब्ड होता है, जनरल टर्म में तो बाइलोब्ड होता है, और इसमें एक लोब इस साइड ये रहा और दूसरा लोब इस साइड ये रहा, तो 2 लोब हैं। और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, यानी जब हम ने इस डायग्राम को दोबारा से देखिए आप कि जब हमने इस ट्रांसफर सेक्शन को काटा तो एक टेट्रागोनल सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये सेक्शन है, और फिर स्टूडेंट के द एंथर इज़ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर माने बाइलोब्ड है और हर लोब में 2 पॉलन सेक हैं, 1 2 इस साइड में, 1 और 2 इस साइड में। तो दोनों तरफ के जो ये पॉलन सेक्स हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो लोकेटेड इन 2 इन ईच लोब, ये मैंने पहले ही बताया आपको। और ये 4 साइडेड हैं, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम टेट्रागोनल भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा भाई, टेट्रागोनल आप समझते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पॉलन सेक। अब जो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया थे, ये जो 4 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो 4 सर्कल हैं, 1 2 3 और 4, ये जो चारों सर्कल हैं स्टूडेंट्स, ये डेवलप हो जाते हैं पॉलन सैक्स में, और ईच पॉलन सैक इज़ पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, यानी इन पॉलन सैक्स में बहुत सारे पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, मैं आपको पता चला कि नहीं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है स्टूडेंट्स, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 1 2 3 और 4, ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम है। और अब हम इन माइक्रोस्पोरेंजियम के डिटेलिंग में जा रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो हैं स्टूडेंट्स, ये सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। पहले नंबर पर है एपिडर्मिस, ये दिख रही है आपको यहाँ पर एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पर है एंडोथीशियम, ये आपको यहाँ एंडोथीशियम दिख रही है स्टूडेंट्स। फिर है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर है स्टूडेंट ये आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर है, एंडोथीशियम सिंगल लेयर है, मिडिल लेयर 4 to 5 लेयर मोटी एक लेयर है, और फिर स्टूडेंट सबसे लास्ट में एक लेयर है टैपेटम, ये लिखा है यहाँ पर टैपेटम। और इन चारों लेयर्स के जो फंक्शन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी ही चल रही है ये, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आप अगर नीट में सिलेक्शन चाहते हैं और बायोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो आपको एक मंत्र याद रखना है, एनसीईआरटीआई नमः, एनसीईआरटीआई नमः। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ने बैठें, जब आप एनसीईआरटीआई नमः का जाप करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, बाकी काम बाद में करेंगे। अभी जो परसों तरसों एग्ज़ाम हुआ है नीट 2020 का, तो स्टूडेंट्स 75 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आए हैं, और ये इसी बार नहीं आए हैं, ये हर साल आते हैं। तो यहाँ पर जो हम इस सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आप इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, गंभीरता से लीजिएगा। फिर स्टूडेंट मैं इन वॉल लेयर्स की बात कर रहा था। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन टू प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन,
यानी जब पॉलन ग्रेन मैच्योरिटी पे रिलीज होते हैं तो उस रिलीजिंग के प्रोसेस को कहते हैं हम स्टूडेंट डिसेंस। और डिसेंस में ये जो तीनों वॉल लेयर हैं ये हेल्प करती हैं, जो ऊपर वाली तीनों वॉल लेयर थी। कौन कौन सी थी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में ठीक ठाक से ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे स्टूडेंट एपिडर्मिस दिख रही है, एंडोथीशियम दिख रही है, मिडिल लेयर दिख रही हैं और फिर टैपेटम दिख रही है। बीच में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा है इसकी बात मैं अभी आगे करूँगा। फिर स्टूडेंट्स के सेल्स ऑफ द टैपेटम यानी जो फोर्थ लेयर है, अपर 3 का तो काम पता चल गया आपको। तो सेल्स ऑफ द टैपेटम यानी जो फोर्थ लेयर है हैव द डेंस साइटोप्लाज्म। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो टैपेटम की सेल्स हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोड़ा अलग है, यानी इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और जनरली नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी ज़्यादा होते हैं, यानी मोर देन 1 न्यूक्लियस ये जो टैपेटल सेल्स है वो कैरी करती हैं ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकें। तो व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई अ सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप यहाँ समझिए कि स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्पोरेंजियम में। जहाँ पर मैं अब ये कलर कर रहा हूँ ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये भरा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू से। ये सारा का सारा हिस्सा जो भरा हुआ है ये स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा हुआ है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो सेंटर एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। फिर आगे क्या करता है? आगे कि एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होना शुरू होता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं स्टूडेंट वो माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करती हैं और बनाती हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड। क्या बनाती हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड, यानी 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए। मैं इनका डायग्राम भी दिखाऊंगा अभी। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्रेड। तो अब आपको समझना चाहिए कि कोई सी भी सेल हो स्पोरोजिनस टिश्यू की, उसमें ये पावर है, उसमें ये क्षमता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बना सकती है। तो सवाल बनता है नीट का, ध्यान रखिएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ लिखा है कि सो ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC या पॉलन मदर सेल PMC। तो ध्यान रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन है, NCERT की डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जो माइक्रोस्पोर हैं दे आर फॉर्म्ड, जैसे ही ये बनते हैं, आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल कॉल्ड द माइक्रोस्पोर टेट्रेड। मैंने पहले ही बताया था कि जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाने जा रही है तो वो 4 के नंबर में बनाएगी और ये जो टेट्रेड हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर ABCD और E देख रहे हैं। पहले नंबर का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो है टेट्राहेड्रल स्पोर्स, 4 हैं, एक इनके पीछे है, 3 आपको दिख रहे हैं। फिर है आइसोबाइलेटरल जिसमें चारों दिखाई दे रहे हैं। फिर है डेक्यूसेट जिसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, एक इनके पीछे है। फिर नंबर D पर है टी शेप्ड जो ऊपर 2 हैं और नीचे एक एक है। और फिर जो लास्ट वन है उसे कहते हैं हम स्टूडेंट्स लीनियर शेप टेट्रेड। तो टेट्रेड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ पता चला। और अगर आप और स्टडी करना चाहते हैं NCERT के अलावा तो इन सभी टेट्रेड के एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा ज़रूर से, कहीं से ढूंढ करके। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम NCERT की बात कर रहे हैं इसलिए कहीं और नहीं जाएंगे। एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होगा कि दे विल बिकम डिहाइड्रेट, उनका पानी सूख जाएगा। एंड द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब जो टेट्रेड थे वो टेट्रेड अपने आप में डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और सारे माइक्रोस्पोर जो हैं या पॉलन ग्रेन जो हैं वो इस पर्टिकुलर जगह से, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से बाहर आ जाएंगे।
तो ये जो जगह है जहाँ से ये बाहर आते हैं स्टूडेंट, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसे कहते हैं हम स्ट्रोमियम। तो याद रखिएगा, जो डिसेंस स्पेस है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, तो उस पर्टिकुलर स्पेस को कहते हैं हम स्ट्रोमियम। और एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आप इसे याद कीजिएगा। फिर यहाँ लिखा है स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन है कि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डिसेंस ऑफ एंथर। तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन है, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, ये थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन हो सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में स्टूडेंट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो पॉलन ग्रेन जो है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पहली बात तो ये है कि ये मेल गैमेटोफाइट की तरह एग्जिस्ट करता है, और दूसरी कि इनका जो साइज है स्टूडेंट्स वो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकता है। जनरली स्फेरिकल है, और स्टूडेंट जो पॉलन ग्रेन है उसमें दो तरह की लेयर होती हैं। पहली लेयर है स्टूडेंट्स आउटर लेयर यानी एक्साइन, और इनर लेयर यानी इंटाइन। फिर आगे बात करें स्टूडेंट कि जो आउटर लेयर है वो हार्ड लेयर है और उसका नाम एक्साइन है, हमने पहले ही बताया एक्साइन है, और ये बनी होती है स्टूडेंट एक खास सब्सटेंस से, और इस खास सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। याद रखिएगा, स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। यानी प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल अगर कोई है तो वो स्पोरोपोलेनिन है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा जाता है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली कंडीशन। यानी अगर स्पोरोपोलेनिन कवर्ड है पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, तो ये हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में या एल्कली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, विदस्टैंड रह सकता है। और फिर अभी तक प्लांट किंगडम में कोई ऐसा एंजाइम नोन नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। ये सब एनसीईआरटी चल रही है, आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटीआई नमः, एनसीईआरटीआई नमः। और फिर आगे बढ़िएगा कि एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर। यानी जो एक्साइन होती है स्टूडेंट, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे अपर्चर होते हैं, यानी छेद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर्स। तो जर्म पोर क्या है? एक्साइन पे पाए जाने वाले कुछ छेद हैं जर्म पोर। और वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर यानी इन जर्म पोर पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, और ये भी नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर स्टूडेंट आगे की बात करें कि पॉलन ग्रेन्स कैन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन है तो ये प्रिजर्व भी रह सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। और एक्साइन जो है स्टूडेंट एग्जिबिटिंग अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। यानी जो एक्साइन है वो इस पॉलन ग्रेन को एक स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड कराती है। कहीं कहीं पर इस एक्साइन के ऊपर कांटों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं कहीं पर इसमें डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न प्रोवाइड कराती है पॉलन ग्रेन की एक्साइन को। फिर आते हैं अगले वॉल पे, जिसे हमने कहा था अभी इनर वॉल स्टूडेंट। और इनर वॉल का दूसरा नाम है इंटाइन, और ये बनी है सेलुलोज और पैक्टिन की। तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, और इसमें अगर बात करें कि ये थिन है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, यानी इसमें कोई पोर नहीं है। और स्टूडेंट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक कॉमन बात है, आप जानते हैं। और व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हुआ तो उसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ कि वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और स्टूडेंट जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द
वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, छोटी सेल होती है। तो स्टूडेंट अगर जनरेटिव सेल की बात करें तो ये एक स्पिंडल शेप की सेल होती है। स्पिंडल शेप कैसी होती है? ऐसी शेप की, ये इस तरह की स्पिंडल शेप की सेल है जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा है और इसमें एक न्यूक्लियस भी है। अब एंजियोस्पर्म में बात करें तो स्टूडेंट्स ओवर 60% यानी 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन जो हैं वो इसी स्टेज में शेड हो जाते हैं, इसी स्टेज में रिलीज हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ कि अगर ये पॉलन ग्रेन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक छोटी सी फ्लोट कर रही स्पिंडल शेप सेल है जिसे हम यहाँ कहेंगे जनरेटिव सेल, और ये अपने आप में जो ऊपर है ये सारा का सारा जो कंटेंट कैरी हुआ है ये है आपकी वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इस जो मैंने ये वाली सर्कल बनाया है ये है स्टूडेंट इंटाइन, और इसके ऊपर की तरफ चारों तरफ जो कवरिंग एग्जिस्ट करेगी ये है स्टूडेंट एक्साइन। तो आपको एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का एक आइडिया हुआ, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करें कि इन द रिमेनिंग स्पीशीज़ यानी 60% में तो 2 सेल्ड स्टेज पे शेड हो गया, लेकिन जो बची हुई स्पीशीज़ हैं उसमें जो जनरेटिव सेल है वो फिर से डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली एंड गिव राइज टू मेल गैमीट बिफोर द पॉलन ग्रेन इज शेड। पॉलन ग्रेन के शेड होने से पहले। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि 40% के आसपास ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें पॉलन ग्रेन जब शेड होता है तो वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, जबकि 60% में 2 सेल्ड स्टेज में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 सेल्ड स्टेज में 60% में और रिमेनिंग में ये 3 सेल्ड स्टेज में। तो आगे बढ़ें कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज स्टूडेंट्स कॉज सीवियर एलर्जीज, ब्रोंकाइल डिजीज़, फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एलर्जी का एक अच्छा खासा सोर्स हैं। आपने आसपास भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, कभी जब खेत में जाते हैं तो वहाँ पर भी एलर्जी आ जाती है उन्हें। तो वो एलर्जी जो है वो स्टूडेंट्स पॉलन ग्रेन की तो एलर्जी है। तो आप ध्यान रखें ये गंभीर डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकते हैं पॉलन ग्रेन। और इट मे बी मैंशनड दैट, और यहाँ पर ये बताना भी ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है कि पार्थेनियम और अ कैरेट ग्रास एक प्लांट का नाम है दैट केम इनटू इंडिया, जो भारत में आया था एज ए कंटामिनेंट, एक इम्प्योरिटी के तौर पे आया था जब हमने बाहर से वीट मंगाए थे, गेहूँ मंगाए थे। एंड इट हैज़ बिकम इंटीग्रेटेड इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी। और ये आज हमारे इंडिया में हर जगह हर गली मोहल्ले में पार्थेनियम पाया जाता है जो हमें एलर्जी कॉज करता है। तो ये प्लांट आप सब ने देखा है, बस पहचानते नहीं होंगे शायद, और कुछ बच्चे तो पहचानते होंगे। पार्थेनियम एक बहुत कॉमन प्लांट है। तो स्टूडेंट फिर से और बात करें पॉलन ग्रेन की, हम एनसीईआरटी की बात करें तो जितना कंटेंट उसमें लिखा है वो सारा कंटेंट हम लेने जा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पहली बात, न्यूट्रिएंट रिच हैं। और दूसरी बात कि पॉलन टैबलेट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज़। तो न्यूट्रिएंट होने की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो पॉलन की टैबलेट खाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले, ताकि वो हाईली न्यूट्रिशन मटेरियल प्राप्त कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन देम फॉर्म अ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। और स्टूडेंट के पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। तो जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन या जो रेस हॉर्स होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए इसके जो पॉलन मटेरियल है या पॉलन न्यूट्रिएंट है उनको क्लेम किया जाता है कि ये बढ़िया है। व्हेन वंस दे आर शेड पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड। अब आगे की बात करें कि जैसे ही पॉलन ग्रेन शेड होते हैं यानी गिरते हैं
तो pollen grain have to be land on the stigma, स्टिग्मा के ऊपर उन्हें लैंड होना पड़ेगा अपनी वाइबिलिटी को लॉस होने से पहले। तो वाइबिलिटी लॉस होने से पहले अगर उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया तो बढ़िया है, वरना वो फिर बेकार हो जाएंगे। तो जनरली तो वाइबिलिटी बहुत होती है, लेकिन ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनकी वाइबिलिटी कम होती है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट pollen grain loss viability within 30 minutes of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae they maintain the viability for a month। तो किसकी वाइबिलिटी कितनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये बात आप यहाँ नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर एक और कंसेप्ट लिखा है एनसीईआरटी में कि एज द सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कैन बी स्टोर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सीमेन या स्पर्म को स्टोर करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों स्टूडेंट्स के pollen grains ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ के pollen grains जो हैं उन्हें हम कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टर्म याद रखिएगा। फिर स्टूडेंट सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज, अगर ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन हमने स्टोर करके रखे हैं तो इस तरह का जो स्टोरिंग एरिया होता है, रीजन होता है, उसको हम पॉलन बैंक भी कह सकते हैं, सीड बैंक भी की तरह से काम करता है, जो क्रॉप ब्रीडिंग के प्रोग्राम में हेल्प करता है कि जब हमें पॉलन ग्रेन चाहिए हो तो अब हम उस बैंक से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट मेल पार्ट में इतना ही है, और आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नया व्यूवर है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मैं अगले टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।